जीएसटी स्लैब में बदलाव किया गया है। 4 स्लैब्स थे, उनको हटा के 2 कर दिए गए, किसी पे 0 कर दिए गए हैं। ये जो नंबर ऑफ स्लैब्स हैं शायद कम लोग जानते हैं, 0, 5, 12, 18, 28 और बीच में कुछ और स्लैब्स भी हैं जो कि कम जानकारी में है। बहुत चर्चा हो रही है इस बात की और वित्त मंत्री महोदया से सवाल भी पूछा कि क्या लोगों तक ये फायदा पहुंच पाएगा। जीएसटी में पहले एंटी प्रॉफिटेरिंग क्लॉज होता था, तो इस चीज को चेक करने के लिए 2 कदम मुझे लगता है। एक तो सरकार को सक्रिय होना पड़ेगा, दूसरा ग्राहक को जागरूक होना पड़ेगा। सर, सरकार को इस बदलाव में हजारों करोड़ का राजस्व नुकसान उठाना पड़ेगा। क्या ये जनता की राहत के लिए उठाया गया कदम है या इसमें कोई राजनीतिक गणित भी छिपी हुई है? एक रिकैलिब्रेशन है, एक तरह से लोगों का पैसा लोगों के पास जा रहा है, नुकसान नहीं है। 22 सितंबर से आपके जीएसटी स्लैब में बहुत सारे डिफरेंसेस आपको नजर आने वाले हैं, लेकिन बड़ा मुद्दा ये है, कुछ लोगों को यकीन हो रहा है, कुछ लोगों को नहीं हो रहा है। मेरा नाम है आशीष दुबे और मेरे साथ हैं शरद खोली जी, जो कि इकोनॉमिस्ट है। और आज का जो ये पॉडकास्ट है सिर्फ इस टॉपिक पे रहेगा कि आखिर आम जनता इस जीएसटी को किस तरीके से ले। पहला सवाल सर, पहले तो स्वागत है आपका। और सीधे सवाल पे आते हैं कि ये जो जीएसटी स्लैब में बदलाव किया गया है निर्मला सीतारमण जी की तरफ से और ये फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, जो जीएसटी में स्लैब चेंज किए गए हैं, ये 4% जो 4 स्लैब्स थे उनको हटा के 2 कर दिए गए, किसी पे 0 कर दिए गए हैं। बस पहले तो यही सवाल बनता है कि क्या सच में ऐसा होगा? ऐसा जनता पूछ रही कि ये सिर्फ सरकार का एक ऐसा गेम है जिसमें वो आम जनता को लुभा रहे हैं, कहीं न कहीं टैरिफ की वजह से लोग परेशान हैं, व्यापारी परेशान हैं, इसलिए एक नया खेल है, ऐसा लोग कह रहे हैं। नमस्कार आशीष, पहले तो आपको आईटीवी नेटवर्क के जितने भी प्लेटफॉर्म्स पे हमें देखा जा रहा है उन सबको मेरा अभिनंदन। नहीं, इसमें कोई, पहले तो थोड़ा सा मैं करेक्शन करना चाहूँगा। आपने कहा ये निर्मला सीतारमण जी का तरफ से सुधार नहीं है। जीएसटी में जो भी सुधार होता है उसको जीएसटी काउंसिल करती है। हाँ, प्रपोजल प्रधानमंत्री जी का था, निर्मला सीतारमण जी को उन्होंने कहा भी, मुझे फ़ोन किया उन्होंने बार-बार कि जीएसटी के लिए कुछ काम करिए, लोगों को कुछ रिलीफ मिले। उन्होंने एक इनिशिएट किया, पर इसको जीएसटी काउंसिल, जो कि हम उसको इंग्लिश में कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जिसमें सारे राज्यों के वित्त मंत्री बैठते हैं, मिल बैठ के डिसीजन लेते हैं, सबने एक मत होकर किया था। तो अब आपका जो सवाल है, जो लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या ये वाकई में है या जुमला है, अगर मैं उसको आसान भाषा में कहूँ, ये आप जानना चाहते हैं, तो इसमें कोई जुमले की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जीएसटी के जो स्लैब्स हैं, और मैं ये भी जानकारी दे दूं आपके सारे फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स के लिए, कि जो नंबर ऑफ स्लैब्स हैं शायद कम लोग जानते हैं कि जो नंबर ऑफ स्लैब्स पहले थे 0, 5, 12, 18, 28 और एक सेस लगा के ऊपर 50, 52 भी होता था और बीच में कुछ और स्लैब्स भी हैं जो कि कम जानकारी में है लोगों के। और वो स्लैब है 0.25 से 3% तक का, एक वो भी स्लैब है। वो स्लैब लगता है डायमंड पे, पॉलिश डायमंड्स पे, डायमंड मेकिंग चार्जेस पर, और गोल्ड पर 3% लगता है। तो ये भी स्लैब्स है, ये वैसे के वैसे बने हुए, इनमें कोई बदलाव नहीं है। बाकी हाँ, मेन स्लैब 5, 12, 18, 28 हुआ करते थे, जिनको अब 22 तारीख से 2 रह जाएंगे, यानी कि 12 और आपका 28 वाला उड़ जाएगा। उसकी जगह एक नया स्लैब 40% आ जाएगा, जो सिन गुड्स पे और अल्ट्रा लग्जरी गुड्स पर लगेगा। उसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे, 40% वाला क्या है। तो ये, इसमें कोई जुमले वाली बात नहीं है, क्योंकि ये तो सीधा सीधा आप जो सामान खरीदते हैं, जो आप इनवॉइस लेते हैं, कहीं पर आप कुछ भी लेते हैं, तो या आप एमआरपी पे लेते हैं, तो या तो आपको एमआरपी घटी हुई दिखेगी, या आप जो कहीं से इनवॉइस बेस्ड सामान ले रहे हैं, यानी कि जब आप इनवॉइस किसी से लेते हैं, उस पर लिखा होता है एसजीएसटी, सीजीएसटी, आपको याद होगा। मान लीजिए किसी चीज पे 18% लगता है, तो उस पर लिखा होता है 9% एसजीएसटी, 9% सीजीएसटी। अगर 28 लगता था तो उस पर लिखा होता था 14% एसजीएसटी, 14% सीजीएसटी। उदाहरण के तौर पे आपने फ्रिज खरीदते थे पहले, अभी भी खरीद रहे हैं आप, तो उस पर 14% एसजीएसटी, 14% सीजीएसटी, वो अब घट के 18 हो जाएगा। ज्यादातर आइटम 28 वाले 18 में ला दिए गए हैं, और ज्यादातर आइटम 12 वाले 5 में ला दिए गए। करीब 90% एक कैटेगरी के, 99% एक कैटेगरी के आइटम। कुछ आइटम्स तो ऐसे भी हैं आशीष, चश्मा मैंने पहन रखा है, आपने पहन रखा है, ये 28 से 5 पे आ गया है जी, यानी कि इसमें इतनी बड़ी गिरावट है कि 23% की गिरावट है। तो कोई जुमला नहीं है, आपको 22 तारीख से कीमतें आपको कम होती दिखेंगी। हाँ, आपको याद होगा, बहुत चर्चा हो रही है इस बात की, और वित्त मंत्री महोदया से सवाल भी पूछा गया। उन्होंने अभी कल किसी अखबार को इंटरव्यू भी दिया कि क्या लोगों तक ये फायदा पहुंच पाएगा। ये सवाल जरूर बहुत बड़ा सवाल है, क्या सच में ऐसा हो पाएगा? जी, तो उस पे मैं जरूर प्रकाश डालना चाहूंगा। तो इसको समझने वाली बात है, और मैं इसको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। जीएसटी में पहले एंटी प्रॉफिटेरिंग क्लॉज होता था। एंटी प्रॉफिटेरिंग का आसान भाषा में मतलब ये होता है कि अगर कोई ट्रेडर या डीलर जीएसटी की आड़ में अपना मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए पहले एक एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी भी हुआ करती थी। इसको हटा लिया गया बाद में, शुरू में होती थी, जब जीएसटी आया था 2017 में, तब वो होती थी। अब हो सकता है कि जिस चीज पे 28 से 18 हो,
जी, अब मैं एक उदाहरण के ज़रिए समझा देता हूँ। मान लीजिए आप एयर कंडीशनर खरीदने गए, जी, एक स्प्लिट एसी मान लीजिए ₹35,000 का आता है। बिल्कुल। अब घटने के बाद मेरे हिसाब से उसकी प्राइस हो जानी चाहिए 31,500 32,000 के आसपास। जी, हो सकता है कोई शरारती डीलर कहे आप लेने जाएँ, कहे जी 35 नहीं अब 34 का हो गया है, देखिए जी, सरकार ने घटाई है, हमने ₹1,000 कम कर दिए। अब उसने क्या किया कि 35 का 34 कर दिया हाँ, और उसने जो वो 31 साढ़े 31 32 का असल में होना चाहिए था, बाकी अपनी जेब में रख लिया, यानी कि दिखाया कि मेरी तो कीमत पीछे से बढ़ गई है। जी, तो इस चीज़ को चेक करने के लिए 2 कदम मुझे लगता है। एक तो सरकार को सक्रिय होना पड़ेगा, जो कि मुझे सुनने को मिल रहा है सरकार इस पे मॉनिटर करेगी। बिल्कुल। इसकी 22 तारीख शिक के बाद स्ट्रिक्ट हो जाएँगे बिल्कुल, थोड़ा-सा। इसकी शिक और दूसरा ग्राहक को जागरूक होना पड़ेगा। अब ये सबसे काम की बात लोगों के लिए ये है जो आपके सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स, फॉलोअर्स हैं कि उनको क्या करना चाहिए? इसको रोकने के लिए या इसको कि उनको कोई बेवकूफ़ बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है जी, या जीएसटी का पूरा फ़ायदा उन तक नहीं पहुँचा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? जी, तो इसमें इसको हम कंज्यूमर अवेयरनेस कहते हैं, जी, ग्राहक की जागरूकता। तो मैं बता देता हूँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में एक क्लॉज़ 247 है जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस बताता है। उसके अंतर्गत आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, सेक्शन 247 में आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को। पर सवाल ये है कि आप फाइल तो जब करेंगे जब आपको पता लगेगा। मूल मुद्दा ये है कि आपको जानकारी होगी पता उसकी। कैसे लगेगा? हाँ, तो उसके मैं 2 तरीके बताता हूँ आपको। पहला तरीका ये है कि एक तो आपको इसको पूछना चाहिए ग्राहक को, आप दुकानदार के पास जाएँ, ग्राहक पूछे कि इसकी पहले कितनी कीमत थी? जी, एक ये जानकारी आप ले लें। जी, तो पहले कीमत जितनी थी अब आपको पता है 28 से 18 आया है तो 10% के करीब प्राइस जी, घट जानी बिल्कुल। चाहिए जो जीएसटी लग रहा है। जी, एक तो आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा और जी, आप गूगल करके पता लगा सकते हैं इसकी पहले कितनी जीएसटी लगता था, अब कितना लगता है। अगर आपके पास सूची नहीं है, उसकी लिस्ट नहीं है, अब तो हर आदमी लिस्ट लेके तो नहीं चलता ना बाज़ार में बिल्कुल शॉपिंग नहीं। करने जाता है थोड़ा ना लिस्ट कि लेके किस चलेगा में वो। जो है स्लैब कम है किस या पे जिसमें 5% है, किस पे 12 था, बिल्कुल। किस पे तो एक तो आप इसके पहले की प्राइस पूछें। दूसरा ज़रूरी काम आप ये करें कि जब भी आप सामान खरीदें, तो आपको पता होगा महिलाएँ जब भी कहीं सामान खरीदती हैं, मैं महिलाओं का बहुत आदर करता हूँ और ये उनकी महिलाएँ जो काम करती हैं, ये अब कारगर होने वाला है सभी जी, के लिए। जी, आपने देखा होगा वो 3-4 जगह जाके पूछती हैं। जी, एक दुकान पे जाएँगी, रेट पूछेंगी, फिर दूसरी दुकान पे जाएँगी, कि वो इसलिए करती हैं कि उनको बेहतर रेट मिल सके। बिल्कुल। इसको विंडो शॉपिंग नहीं कहते, इसको स्मार्ट शॉपिंग कहते हैं कि आपके पास समय है तो आप ये लगाइए। तो सभी ग्राहकों को अब ये काम कुछ दिन तक करना चाहिए कि आप जी, एक जगह रेट पूछें, दूसरी जगह पूछें क्योंकि और एक ही ब्रांड का अलग-अलग जगह पूछें। एक तो ये काम करें, दूसरा आप अलग-अलग ब्रांड्स को भी ट्राई करें। तो उससे क्या होगा आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा अगर कोई दुकानदार या कोई रिटेलर शरारत कर रहा है, 2 लेवल पे शरारत हो सकती है, दुकानदार के लेवल पे जी, या मैन्युफैक्चरर के लेवल पे। जी, मैं मैन्युफैक्चरर पे अभी आता हूँ, पहले मैं रिटेलर की बात कर रहा हूँ। तो जब आप 3-4 जगह जाएँगे तो ये तो हो नहीं सकता कि सभी के सभी शरारत कर रहे हो। जी, बिकॉज़ बीच में कोई-कोई होता है जो फ़ायदा उठाएगा, तो आप तुरंत पकड़ पाएँगे कि ये व्यक्ति इस सामान को महँगा लगा रहा है, क्योंकि महँगा एक ही लगा। ब्रांड हर जगह एक ही रेट का मिलना चाहिए ना, जी, एक ही शहर में। बिल्कुल। अब अगर मैन्युफैक्चरर शरारत कर रहा है, तो जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल साहब, उनसे ये बात बार-बार पूछी गई है, वो बार-बार कह रहे हैं कि हम इंडस्ट्री से यानी कि मैन्युफैक्चरर से आपको पता होगा सामान जब आप तक पहुँचता है, तो फैक्ट्री में बनता है, मैन्युफैक्चरर कहते हैं उसको, उसके बाद वो स्टॉकिस्ट के पास जाता है। स्टॉकिस्ट से वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है या डिस्ट्रीब्यूटर पहले आ जाता है, स्टॉकिस्ट बाद में आ जाता है। जी, उसके बाद वो होलसेलर के पास जाता है। जी, उसके बाद वो रिटेलर के पास होता है। इस सबको हम सप्लाई चेन कहते हैं। जी, आप रिटेलर से खरीदते हैं, तो अगर पीछे से कंपनी ही शरारत कर रही है, जी, यानी कि कंपनी ने पहले ही उसको रेट बढ़ा दिए, जितना जीएसटी का फ़ायदा और अपने प्रॉफ़िट में जोड़ने को, तो इसके लिए आप ग्राहक कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे लगता है कि सरकार को ही एक्शन लेना पड़ेगा, एक्शन जो लेना कि पड़ेगा। कॉमर्स मिनिस्टर ने बात करी है और कल किसी अखबार को देते इंटरव्यू में निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि सरकार इस पर नज़र रखेगी कि कौन-सी चीज़ का दाम गिरा है या नहीं गिरा और ये शिकायतें जैसे-जैसे आएँगी, उस पे तहकीकात की जा सकती है, पता लगाया जा सकता है। तो कुछ समय के लिए ये शरारत देखने को मिल सकती है। अगर मिलती है, तो मैंने जो 2 बताए, एक तो सरकार अपना काम करेगी, उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। पर ग्राहक के साथ अगर ये हो रहा है और ग्राहक के साथ ज़्यादातर आशीष वहाँ पर होगा, जी, जहाँ पर आप सामान लेते हैं और आपको एक इनवॉइस दी जाती है। जी, इनवॉइस के नीचे जीएसटी चार्ज किया जाता है, जी, एसजीएसटी, सीजीएसटी। वहाँ पर ये काम हो सकता है। तो इसलिए मेरी सलाह ग्राहकों को और जो लोग सामान खरीदते हैं 22 तारीख के बाद, वो इसका ध्यान रखें और आप बल्कि मैं ये भी कहूँगा कि आईटीवी नेटवर्क के सारे प्लेटफ़ॉर्म्स एक जागरूक ग्राहक नाम से एक एक मिशन चला सकते हैं, एक सीरीज़ चला सकते हैं, जहाँ आपके संवाददाता या आप लोग दुकानों पे जाके
आप अभी का रेट ले लीजिए 22 तारीख से पहले का, जी, और 22 तारीख के बाद का सबसे बढ़िया तरीका 22 तारीख के पहले के आप सारे रेट लेते जाइए दुकानदारों से, जी, और उसके बाद आप रेट लीजिए तो आपके पास एक कंपैरिजन आ जाएगा, तो वो तुरंत निकाला जा सकता है कि कितना फ़ायदा पहुँचा है। तो ये 2 तरीके हैं, बाकी इसका फ़ायदा अगर मैं इन 2 को अभी एक तरफ रखूँ जी, कि भई ये शरारत नहीं होगी, जी, ये मान के चलूँ, तो वाक़ई में लोगों को फ़ायदा होने वाला है। कितना फ़ायदा होने वाला है आशीष, मैं एक उदाहरण बता देता हूँ। मान लीजिए बिल्कुल किसी सर। की ₹50,000 महीना तनख़्वाह है, मैं एक मिडल क्लास व्यक्ति को हाँ, लेता हूँ, तो अमूमन वो ₹20,000 अपनी ग्रोसरीज़ पे खर्च करता है। जी, ग्रोसरीज़ में आपके किचन का सामान आ जाता है, जी, टॉयलेटरीज़ आ जाती हैं, शैम्पू, तेल, साबुन, अपने घर के आटा, दाल, घी, मसाला, दूध, पनीर वग़ैरह, इसको ग्रोसरीज़ कहते हैं। तो ₹20,000 अगर वो खर्च करता है, मुझे लगता है उसको करीब-करीब ₹2,000 की बचत होने वाली है केवल ग्रोसरीज़ में। अभी अच्छा। मैं एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, क्योंकि आप रोज़-रोज़ नहीं खरीदते हैं, जी, एक वन कार, टाइम इन्वेस्टमेंट है वो। जी, मैं अभी इन पे नहीं आ रहा हूँ। तो जी, ये तो आप कभी साल में 1 बार, 2 साल में 1 बार, 3 साल में जब ये खराब होती है तो आप लेते हैं। वो होगी तो आपको और सेविंग होगा। पर अभी जो आप रूटीन खर्चा करते हैं, तो उस खर्च में आपको ₹20,000 ग्रोसरी पे आपको ₹18,000 खर्च होंगे, ₹2,000 आपके बचेंगे। इस ₹2,000 को आप या तो एसआईपी कर लीजिए, बैंक में डिपॉज़िट कर दीजिए, या आप इस पैसे से और कुछ सामान खरीद जी, लीजिए। ऐसा कोई सामान जो आप पहले नहीं खरीदते थे, थोड़ा कंजूसी की वजह से या अपनी किफ़ायत की वजह से, कंजूसी नहीं कहता मैं, किफ़ायत कहता हूँ। या आप अपनी लिविंग स्टैंडर्ड सुधार लीजिए, कुछ ऐसा सामान होगा जो आप अच्छी ब्रांड ले लीजिए वगैरह-वगैरह। तो फ़ायदा बिल्कुल पहुँचेगा, और नहीं पहुँचेगा तो इसमें ग्राहक और सरकार दोनों को एक्टिव होना पड़ेगा। तो ग्राहक की बात जैसे हम करते हैं तो जो है आज आम जनता का सवाल आपके लिए है सर, सरकार को इस बदलाव में हज़ारों करोड़ का राजस्व नुकसान उठाना पड़ेगा। क्या ये जनता की राहत के लिए उठाया गया कदम है या इसमें कोई राजनीतिक गणित भी छिपी हुई है? लोगों का कहना है कि कहीं न कहीं सरकार नुकसान में नहीं जाने वाली, लेकिन सरकार को नुकसान होगा, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स और बहुत सारी जो है जीएसटी काउंसिल से जो है जितना अभी तक समझ पाए हैं लोग ऐसा कह रहे हैं। देखिए ये इस पे कई अंदाज़ लगाए जा रहे हैं कि कितना नुकसान होगा। हालाँकि रेवेन्यू सेक्रेटरी से जब ये बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि ये नुकसान नहीं होता है। सरकार जब लोगों को कुछ दे रही है तो ये नुकसान नहीं, लोगों का पैसा लोगों के पास जा रहा है, नुकसान नहीं है। जी, एक रिकैलिब्रेशन है एक तरह जी, से। अभी जीएसटी की करीब 1,90,000 के आस-पास, 1,80,90,000 प्रति माह की कलेक्शन होती जी, है। तो कोई अंदाज़ लगा रहा है कि शायद 1,00,000 करोड़ का नुकसान होगा साल का। जी, किसी कुछ राज्यों ने पहले कहा था हमारा 1,50,000 करोड़ का होगा, पर उस रेवेन्यू सेक्रेटरी से जिस रात ये अनाउंसमेंट हुई पूछा गया, उन्होंने कहा कि 23-24 के आधार पर, हालाँकि ये नुकसान, चलिए नुकसान मैं कुछ देर के लिए कह देता हूँ, ये डिपेंड करेगा कि लोगों का स्पेंडिंग पैटर्न क्या है, क्या चीज़ ज़्यादा खरीदी जा रही है, मतलब जिस चीज़ पे जीएसटी आता है। तो उन्होंने कहा कि 48,000 करोड़ का हमें लग रहा है कि 23-24 के हिसाब से होगा। पर मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, एक अमेरिका में एक बहुत पुराने इकोनॉमिस्ट हुए आर्थर लैफर, जी, उन्होंने एक कर्व बनाया था टैक्स के ऊपर। तो ऐसा उसका कंक्लूजन निकला, और ये बिल्कुल कसौटी पर खरा उतरा है जी, ये थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि जब-जब टैक्स घटाया जाता है, जी, तब-तब टैक्स कलेक्शन बढ़ती है। बढ़ती है। क्यों क्यों बढ़ती है? 2 कारणों से। एक तो कंप्लायंस बढ़ जाती है, जो लोग टैक्स की चोरी करते हैं, उनको लगता है भई अब थोड़ा टैक्स दे दो यार, चोरी करके क्यों कल की मुसीबत ले लो, अपनी रातों की नींद क्यों हराम करो, वगैरह-वगैरह। दूसरा दूसरा क्या होता है कि जब आप इस प्रकार का टैक्स घटाते हैं, तो जैसा मैंने कहा कि लोग सामान ज़्यादा खरीदने लगते हैं। जी, अब मैंने आपको बताया ना 20,000 जो व्यक्ति खर्च करता है 18 का, तो उसमें एक पैटर्न देखा गया कि अगर आप ₹20,000 हर महीने ग्रोसरी पे खर्च करते हैं और अब जी, आपका 18 हो रहा है, तो 80% लोग क्या करेंगे, उसको सेविंग अकाउंट में डाल के एफडी नहीं बना देंगे। जी। वो उस 2,000 को कहेंगे, वो आदत तो पड़ी हुई है हमें 20,000 की, तो कुछ और सामान जाके ले आएँ। कुछ और सामान तो जाके ले वो आना। ज़्यादा सामान खरीदने लगेंगे। तो इस ज़्यादा सामान खरीदने पे आशीष ध्यान दीजिएगा, टैक्स की कलेक्शन बढ़ेगी। बिल्कुल तो बढ़ेगी। कुछ समय के लिए 1-2 महीने के लिए हो सकता है कुछ बम्प लगे। जैसे स्पीड ब्रेकर आता है तो आप गाड़ी स्लो कर देते हैं। जी, फिर जब स्पीड ब्रेकर पार कर जाते हैं तो गाड़ी पहले से भी कई दफ़े ज़्यादा रफ़्तार से आप चलाने लगते हैं। तो इसलिए कुछ समय के लिए हो सकता है 1 आध महीने के लिए डिप करे। पर जो आने वाली तिमाही अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी, मार्च, मुझे नहीं लगता कि टैक्स कलेक्शन ज़्यादा गिरने वाली है। कुछ समय के लिए गिरेगी, उसके बाद रिकवर करके बल्कि पहले से भी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि डिमांड को बढ़ावा देगा। जब आपको सस्ता सामान मिलने लगेगा, तो आप लाज़मी बात है आप ज़्यादा खरीदने लगेंगे, आपकी बिल्कुल। परचेज़िंग पावर बढ़ जाएगी। तो ये पहले तो हमें इसे नुकसान नहीं कहना चाहिए। लोगों का पैसा लोगों के पास आ रहा है, किसका ना, सरकार मुनाफ़े के लिए थोड़ी ना बैठी हुई है। तो नुकसान तो उसका होता है जो मुनाफ़े के लिए बैठा हो। लोगों का पैसा लोगों के पास आ रहा है, लोगों को बेनिफिट दिया जा रहा है। कलेक्शन कम होगी, उसके बाद धीरे-धीरे बढ़ के पहले के लेवल को भी ये क्रॉस कर क्रॉस जाएगी करेगा। आशीष। सो एक जनता का सवाल और है कि लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया इस वक़्त उन्हें गुमराह कर रही है। किस एंगल से कर रही? किसी एक का वीडियो मैंने देखा उसमें लिखा हुआ उनका कहना था कि जो कंपनीज़ मान लीजिए किसी गाड़ी पे जो है स्लैब कम किया गया है, तो
कहीं न कहीं कंपनी अब क्या करेगी कि जो स्लैब कम किया सरकार ने, उसे कम ही रहने देगी, अपनी कॉस्टिंग बढ़ा देगी, प्राइस बढ़ा देगी, जिससे उनका जो फिगर चल रहा था वो चलता रहेगा। आम जनता कहीं न कहीं इतनी भी जो है डीप नॉलेज नहीं रखती कि जो है वो समझ पाएगी एग्ज़ैक्टली फेयर कहाँ हो रहा है। इस पे आपका क्या टेक है सर? हमने जो शुरू में बात करी वो इसी मुद्दे पर बात जी, करी कि लोग वो हो सकता है अपनी कॉस्ट बड़ी दिखा दें। जी, तो मुझे लगता है आपके हमारे जैसे लोग जब बातचीत करते हैं जी, ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पर और इस चीज़ को स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं, क्लैरिफ़ाई करने की कोशिश करते हैं, तो इससे वो जो डाउट है वो दूर हो जाता है। हमारा आपका बातचीत करने का पर्पज़ ही है, इस पॉडकास्ट का पर्पज़ ये होता है कि लोगों के मन में जो भ्रम है, जी, जो गलतफ़हमियाँ हैं और जैसा कि मैंने कहा अगर मैन्युफैक्चरर पीछे से कीमत बढ़ा देता है जी, तो उसको तो ग्राहक के लिए चेक करना बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल। कोई चीज़ अब टूथपेस्ट बन के आ रही है वहाँ से शैम्पू बन के आ रहा है, जी, तो ये बहुत मुश्किल है वो शैम्पू वही वहाँ पर क्या हुआ, आप तो एमआरपी देख के चलेंगे, बिल्कुल। पर एमआरपी पहले के मुकाबले कम दिखनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर सरकार को इंडस्ट्री के संपर्क में रह के और इसका जो मैं ग्राहकों के लिए आपको मैंने अभी फ़ॉर्मूला बताया, वो काम सरकार को भी आइटम बाय आइटम क्रॉस चेक करके, टेस्ट चेक करके देखना पड़ेगा कि क्या इस कंपनी ने कीमत घटाई है या नहीं घटाई। और अगर वो ये दिखा रहा है कि जी मेरी तो कॉस्ट बढ़ गई, तो भला ये 22 सितंबर से कैसे कॉस्ट बढ़ गई? ये उनसे पूछा जाएगा। आप बिल्कुल, आपकी कॉस्ट ये कैसा इत्तेफ़ाक है? जब हमने जीएसटी घटाया तो आपकी कॉस्ट बढ़ गई। तो मुझे लग रहा है उनके लिए जवाब देना कठिन हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है यहाँ सरकार का बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो ग्राहक और सरकार मिलके अगर घेरेंगे, मैं देसी भाषा में कह रहा हूँ, जी, अगर हम घेरेंगे दुकानदारों को, मैन्युफैक्चरर्स को, होलसेलर को, तो फिर वो बच के निकल नहीं पाएँगे। और वैसे भी आशीष, ये भी तो देखिए ना कॉम्पिटिशन इतना है मार्केट में। मान लीजिए 4 ब्रांड्स हैं, एक ब्रांड ने शरारत करी नहीं घटाया, तो उसका जी, तो सामान बिकना ही कम हो जाएगा। क्योंकि बिल्कुल। आपको वो बाकी कम ब्रांड कॉस्टिंग की तरफ भागेंगे लोग। सस्ते मिलना लग जाएगा। जी, तो मुझे लगता है उनके भी हित में यही है कि वो पास ऑन करें। वो भी चाहते हैं उनकी सेल बढ़े और इससे उनके प्रॉफिट पे तो फ़र्क पड़ नहीं रहा। जीएसटी तो आप कलेक्ट करके जमा कर देते हैं। आप जी, अपनी जेब से थोड़ी ना देते हैं, ग्राहक से लेते हैं। तो उनके हित में भी यही है कि वो कलेक्ट करके कम करें प्राइस को, जितना बेनिफिट है पूरा दें। बल्कि मैं एक और बात कहना चाहूँगा, जैसे उदाहरण कार का है। अब कारों पे 1500 सीसी और 1200 सीसी डीज़ल और पेट्रोल पे 28 से 18 हो गया है। जी, तो यहाँ तक भी कहा जा रहा है, ये समझने वाली बात है कि गाड़ियों की कीमत 10% से भी ज़्यादा गिर सकती है। अब किसी ने मेरे से पूछा भाई जीएसटी तो 10% घटा है, जी। आप कह रहे हैं 12% गिर सकती है, तो कैसे? ये समझने वाली बात है हाँ, क्योंकि बिल्कुल। गाड़ियों में जो पुर्जे लगते हैं, स्टीयरिंग है, क्लच है, एक्सेलरेटर है, इंजन एक्सेसरीज़ जितनी इंजन स्पेयर्स, स्पेयर्स पार्ट्स। तो जो गाड़ी में पुर्जे लगते हैं, जी, उन पे भी तो जीएसटी लगता है। बिल्कुल। तो जब ये कंपनी गाड़ी बनाने वाली वो पुर्जे खरीदेगी, तो वो पुर्जे भी तो उसको सस्ते मिलेंगे। सस्ते मिलेंगे। उसका भी बेनिफिट ये ग्राहकों को पास ऑन कर सकती है। गाड़ी के हर पुर्जे पे जीएसटी है। तो यहाँ भी मत हैरान होइएगा, कुछ-कुछ जगह हम अब मैं बिल्कुल उल्टी बात कर रहा हूँ। अभी तक हम शरारत की बात कर रहे थे, मिस्चीफ की बात कर रहे थे, ग्राहकों को नुकसान पहुँचाने की या ग्राहकों को ना पास ऑन करने की बात कर रहे थे। ये मैं बिल्कुल उल्टी बात कर रहा हूँ। कुछ ऐसी भी कंपनी होंगी जो आपको जीएसटी रेट जितना घटा है, जी। उससे भी ज़्यादा आपको बेनिफिट दे सकती हैं। साउंड्स ग्रेट। वैसे तो हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया और लेकिन फिर भी एक सवाल बनता है, क्या हम मानें कि ये आखिरी बड़ा सुधार है या आगे जीएसटी 3.0 और इनकम टैक्स 3.0 की ज़मीन भी तैयार हो रही है साथ के साथ? देखिए, एक इंग्लिश में कहावत होती है, परफेक्शन इज़ नेवर अचीव्ड। जी, आप कभी भी परफेक्ट लेवल पे नहीं पहुंच जी, सकते हैं। आप कितना भी कर दें, कुछ भी कर दें, उसमें कहीं न कहीं कमी रह जाएगी। परफेक्शन ह्यूमन बीइंग्स में और धरती पे होता नहीं है। एक पुरानी कहावत होती है, यहाँ हर शक्ति समाई हुई है। जी, मतलब आप कुछ भी करेंगे, उससे बेटर कुछ हो सकता है। बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता ये आखिरी सुधार है। मुझे लगता है 8 साल बाद एक कदम उठाया गया, जीएसटी 2.0 कह लीजिए, नेक्स्ट जेन कह लीजिए। बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे थे, भई अब याद आया 8 साल बाद हाँ, कि भई आप पहले क्यों नहीं कर सकते थे? बिल्कुल। तो आप देखिए, टैक्स की कलेक्शन अब जाके 1,90,000 करोड़ हुई है। जी, तो हमें जो भी चेंज करना है, एक कॉन्सेप्ट होता है टैक्स में, उसको हम टैक्स न्यूट्रल कहते हैं। जी, टैक्स न्यूट्रल का मतलब है कि जो टैक्स आ रहा है कम से कम उतना आता रहे, क्योंकि राज्यों का खर्चा सब वो सब भी रोज़ी-रोटी चलना उससे है। चलता है, सरकारी तंत्र उससे चलता है। बिल्कुल। तो इसलिए अब लगा सरकार को कि अब हम ये रिस्क ले सकते हैं। तो टैक्स आशीष एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है। ये धीरे-धीरे इवॉल्व करता है। आपने इनकम टैक्स का नाम लिया, जी, 1961 में बना था। जी, 64 साल उसकी उम्र हो चुकी है, सीनियर सिटीज़न हो चुका है। अब जाके कहीं इनकम टैक्स पहली अप्रैल 2026 से नया वाला आएगा और लगातार उसमें हज़ारों के हिसाब से बदलाव हुए। आज भी जब हम और आप बात कर रहे हैं, कोई ना कोई बदलाव पीछे करा जा रहा होगा, उस पे विचार किया जा। तो टैक्स प्रणाली ऐसी है, इंग्लिश में कहावत होती है आशीष, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन।
आपको जब ज़रूरत होती है वो इन्वेंशन की जननी होती है। तो अब जैसे-जैसे ज़रूरत महसूस होती गई और अब सरकार को रेवेन्यू वाइज़ ये कंफर्टेबल लगा कि अब हम ये रिस्क ले सकते हैं। रिस्क है बहुत बड़ा, क्योंकि आप देखिए ना, आप 28 को 18 ला रहे हैं, 12 को 5 ला रहे हैं, कहीं को तो ऐसे खत्म ही कर दिया। खत्म ही कर दिया। तो इसलिए ये हो सकता था एकदम से मान लीजिए कलेक्शन गिर जाती, तो सरकारी खर्च कैसे चलता? पर अब ये सारी कैलकुलेशन करके, स्पेंडिंग पैटर्न को स्टडी करके, हर हर आइटम की कलेक्शन का डेटा आता है कि टूथपेस्ट बिकने पे कितना जीएसटी आ रहा है, कार से कितना आ रहा है, मसालों पे कितना आ रहा है, दूध पे कितना आ रहा है, पनीर पे। तो अब सारा असेस करके लगा कि अब हम ये रिस्क ले सकते हैं कि अब हम रेट घटाएं, और आगे आगे मुझे लगता है धीरे धीरे ये हो सकता है ऐसी एक 10 साल बाद, 5 साल बाद समय आए जब एक ही रेट रह जाए, सिंगल रेट रह जाए। सिंगल ये रेट रह भी कभी जाए। हो सकता है, पर इसके लिए समय लगेगा। सवाल बड़ा है इमीडिएट सर। इमीडिएट फ्यूचर में नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए फिर हमें इतना टाइम देखना पड़ेगा कि लोगों के स्पेंडिंग पैटर्न क्या है, किस टाइम। कुछ तो कह रहे हैं जब जागे तब सवेरा, ठीक है, देर जी, आए दुरुस्त आए, आप ये कहावतें डाल सकते हैं, पर एक्चुअली इसके पीछे फिस्कल इकोनॉमिक्स छुपी हुई है जी। और इसके पीछे टैक्स की कलेक्शन है। और ये हम ना भूलें कि 16-17 टैक्स को मिला के आशीष जीएसटी बना था। राज्यों के पास इस समय बहुत ज्यादा राजस्व के संसाधन नहीं है। जी, आपको पता है 3 चीजें बाहर हैं जीएसटी से, पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल और इलेक्ट्रिसिटी। जी, ये 3 चीजें अभी जीएसटी में नहीं है। एक तो ये संसाधन है उनके पास, वो जी। लोग अपना वैट वगैरह लगा देते हैं। एक उनके पास स्टैम्प ड्यूटी आती है जो प्रॉपर्टी सेल पे। बिल्कुल। बाकी राज्यों के पास 16-17 टैक्स तो खत्म होके इसी में आ गए हैं। जी, तो अगर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट एक साथ कर दिया, तो एकदम से फिस्कल पोजीशन राज्यों, पहले ही बहुत राज्यों की हालत खराब है। पंजाब के ऊपर कर्ज बहुत है, बंगाल के ऊपर कर्ज बहुत है, मध्य प्रदेश के ऊपर बहुत है। ऐसे राज्यों के ऊपर कर्ज बहुत इकट्ठा हो गया है। तो आपको बहुत फूक-फूक के कदम रखना पड़ता है। तो आगे परफेक्शन नहीं है और अभी इसमें सुधार की उम्मीद है। इनफैक्ट कहीं भी आप पहुँच जाएँ, आपके सवाल का मैं सीधा जवाब दूँ, कहीं कितना भी बढ़िया कर लें, तब भी सुधार की गुंजाइश उसमें हमेशा उसमें रहेगी। हमेशा रहेगी क्योंकि नथिंग इज़ परफेक्ट टिल द टाइम यू आर जस्ट एब्सोल्यूटली, गोइंग टू यूटिलाइज़ दिस। एब्सोल्यूटली। सो एक आखिरी एक सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जी। और सिर्फ सिंपल जवाब में आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, एक छोटा-सा रैपिड फायर। जैसे 2-3 सेक्टर्स हैं जिसमें लोग बहुत चर्चा कर रहे हैं। जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें इस बार जीएसटी से क्या बदलाव है? क्या लोग भरोसा करें कि ये जो बदलाव किया गया है इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर, हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर, इसमें जो है लोगों का ज़्यादा फ़ायदा है, सरकार का नुकसान हो चाहे ना हो? इस पे आप क्या टेक है? पर्सनल इंश्योरेंस पे ज़ीरो कर दिया गया है। ज़ीरो कर दिया गया है। अब इसमें एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, वो जी। आपको मुझे 1 मिनट देना पड़ेगा समझाने के बिल्कुल, लिए। प्लीज़। एक इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, मैं आसान भाषा में समझा देता हूँ कि जो लोग जीएसटी को की प्रक्रिया को नहीं जानते। जी, यानी कि जो भी बिज़नेसमैन है, उसकी लागत पे जो टैक्स वो देता है और जो आपसे कलेक्ट किया जाता है, जी, उसको इनपुट कहते हैं, इसको आउटपुट कहते हैं। जी, इनपुट को आउटपुट में से घटाया जाता है, उसको हम आईटीसी कहते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। जी, अब जब आउटपुट सर्विस ज़ीरो हो गई, जी, इसको मैथमेटिकली समझिएगा, जी, आउटपुट सर्विस पे ज़ीरो लगना, पर वो अपने इनपुट पे दे रहे हैं। जी, अगर इंश्योरेंस कंपनी ने किराए का ऑफिस लिया हुआ है, उसपे जीएसटी लग रहा है। ब्रोकर्स को कमीशन देते हैं, उसपे जीएसटी उसपे लगता जीएसटी है। लग रहा है। कोई एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं, उसपे जीएसटी लग रहा है। जी, अब वो इनपुट को आउटपुट में से घटा नहीं सकते, समझिएगा इसको, जी, क्योंकि आउटपुट तो आ ही नहीं रही, ज़ीरो हो गया। बिल्कुल। पर इनपुट वो दिए जा रहे हैं, तो हो क्या रहा है, इससे उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। आप समझ रहे हैं? मान लीजिए 1 लाख रुपए ऑफिस का रेंट देते थे, जी, 1,18,000, उसपे 18,000 जीएसटी था। बिल्कुल। उस 18,000 को वो जो ग्राहकों से लेते थे, उसमें से घटा देते थे। अब उनका वो किराया कॉस्ट 1,18,000 बन जाएगा, 1 लाख की बिल्कुल, बजाय। तो ऐसा माना जा रहा है कि इंश्योरेंस कंपनीज़ की कॉस्ट थोड़ी-सी बढ़ जाएगी। पर मुझे लगता है कि अगर वो ग्राहकों को इसका अपनी कॉस्ट बढ़ा के प्रीमियम बढ़ा देंगे, तो बहुत जी, बड़ी गलती करेंगे। क्योंकि इंश्योरेंस बेचना पहले ही इस देश में बहुत कठिन काम है। क्योंकि आप किसी के मरने की बात करें, लोग नहीं करना चाहते मरने की बात, किसी को नहीं अच्छी लगती मरने की बात, बिल्कुल, है ना? अगर ज़िंदगी के बाद भी और ज़िंदगी के वगैरह-वगैरह। साथ तो भी इसलिए बिल्कुल, इसलिए ज़िंदगी के साथ तो कम होता है, ज़िंदगी के बाद बाद ही तो होता है। बहुत मुश्किल है इंश्योरेंस बेचना। जी, इंश्योरेंस एजेंट से पूछिए कितना मत्था-पच्ची उनको करनी पड़ती है। उनको जाके कितना समझाना पड़ता है, लोग बहुत मुश्किल से। तो अगर इंश्योरेंस कंपनीज़ ने प्रीमियम बढ़ाया, उस इनपुट कॉस्ट को ग्राहकों तक पास ऑन करने के लिए, जी, तो गलती करेंगे, आपस में कॉम्पिटिशन इतना है, उनके लिए बेचना कठिन हो जाएगा। तो मेरी इंश्योरेंस कंपनीज़ के अगर कोई लोग सुन रहे हैं हमको, देख रहे हैं, उनसे सलाह है कि आपकी जो वो कॉस्ट आ रही है, वो ज़्यादा इंश्योरेंस पॉलिसीज़ आप बेच पाएँगे, क्योंकि आपने अब एग्ज़ेम्प्ट हो गया। हो सकता है जो लोग पहले नहीं खरीदते थे जी, जीएसटी की वजह से, वो अब खरीदने लग जाएँगे। तो मुझे लगता है बिज़नेस बढ़ा के
उस कॉस्ट को कवर करिए, ना कि आप उस कॉस्ट को लोगों को पास ऑन करके प्रीमियम बढ़ा के पास ऑन करिए, ये मेरी सलाह है। एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे ले लेता हूँ सर। जो लोग जो है गाड़ी खरीद चुके हैं, चाहे 2 दिन पहले खरीदा हो या ऑलरेडी बुकिंग करा चुके हों, जो करा चुके हैं, ऑटो सेक्टर में 22 तारीख के बाद क्या बड़ा बदलाव होगा? कुछ कम शब्दों में हमारी जनता को एक बार बता दीजिए। सरल भाषा में कहूँ तो गाड़ियाँ सस्ती होंगी। दिक्कत हो रही है जिनके पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है। मैं ये शोरूम्स की और डीलर्स की बात कर रहा हूँ, जी। क्योंकि उन्होंने पुराने जीएसटी रेट पे ली हुई है। जी। अब आप 22 तारीख के बाद आपको वो पुराने रेट पे तो दे नहीं सकता, उसको तो जीएसटी घटाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है जो शोरूम्स और डीलर्स को लॉस होगा, तो वो कुछ डीलर एब्ज़ॉर्ब करेगा, कुछ मैन्युफैक्चरर एब्ज़ॉर्ब करेगा, कुछ वो डिस्काउंट के रूप में ग्राहक को लुभाने की कोशिश करेंगे। ये जो 15 दिन है ना आशीष, जी। ये जो व्हाइट गुड्स होते हैं, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, टेलीविज़न, कार, ये 15 दिन उनके लिए कठिन होने वाले हैं। क्योंकि लोग आप खरीदेंगे नहीं हाँ, सर? आपने लेने जाना है तो आप कहेंगे ना भई सस्ता हो 22 जाने तारीख दो के फिर बाद जो है जाएँगे। तो ये 15 दिन उनके लिए बहुत ही कठिन होंगे। हालाँकि श्राद्धों में जो सनातन परंपरा से कुछ लोग श्राद्धों में वैसे भी खरीदते नहीं हैं, जो बिल्कुल। लोग हिंदू हैं, कुछ फैमिलीज़ मानती हैं इसको, ज़्यादातर मानती हैं शॉपिंग बल्कि। बहुत रेयर तो होती। वैसे भी कम होने वाली, इसीलिए ये डेट सेलेक्ट की गई कि 22 सितंबर हम रख देते हैं, क्योंकि पहला नवरात्रा है, लोग शॉपिंग उसी दिन शुरू करते हैं। पर जो लोग नहीं मानते हैं श्राद्ध को, तो श्राद्धों में भी गाड़ियाँ बिकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अब मुझे लगता है इस जीएसटी की वजह से अब उनके एक अलग किस्म के श्राद्ध आ गए कि वो गाड़ियाँ और सामान को नहीं लेंगे। तो मुझे लग रहा है कि जो नुकसान होगा, यानी कि पुराने जीएसटी पे जो लिया हुआ है, वो थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है, उसको हम इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कहते हैं। जी, बहुत टेक्निकल है, कभी फिर लगा तो मैं आपको समझाऊँगा। इन्वर्टेड का मतलब होता है आप लागत पे ज़्यादा दे रहे हैं, पर कलेक्ट आप कम कर रहे कम हैं। कर रहे हैं। तो आप दे ज़्यादा, तो अब यही सिचुएशन हो जाएगी। 28 की जगह 18 आ रहा है, जी। पर आपने पे किया हुआ है ज़्यादा, तो आपका तो वो घाटा हो गया कि भई हम अब ग्राहक से रिकवर नहीं कर, जो मैंने इंश्योरेंस का समझाया, कुछ वैसी सिचुएशन आ गई। मुझे लग रहा है इसको डीलर और कंपनी आपस में खूब आजकल बातचीत चल रही है, उनके बैक एंड पे, भई कुछ तुम बियर कर लो, कुछ हम बियर कर लें। देख लो ये गाड़ियाँ भी बेचनी है जो पुराने जीएसटी रेट पे हैं, वगैरह-वगैरह, ऐसी बातें चल रही हैं अब डीलरशिप में। तो उसका सॉल्यूशन निकला, और जब से ये चर्चा काफ़ी टाइम से है, तो ऐसा मुझे सुनने को मिला है कि ज़्यादा इन्वेंटरी डीलर्स ने शायद इन दिनों में नहीं रखी थी, इस अंदेशे की वजह से और इस अनुमान की वजह से कि जीएसटी रेट कम होने वाले हैं। बाकी 22 तारीख के बाद आप गाड़ी लेंगे, आपको गारंटीड गाड़ी सस्ती मिलेगी। इतना कॉम्पिटिशन है आशीष गाड़ियों एक्चुअली में, बहुत कॉम्पिटिशन है। एसयूवीज़ आजकल इतनी बिक रही हैं। अगर नहीं देंगे तो आप ए नहीं बी ले लेंगे, बी हुंडई छोड़ के सुजुकी ले लेंगे, सुजुकी छोड़ ब्रांड के आप फ्लक्चुएट कर जाएगा, आप किया लोगों ले के लिए लेंगे, आप डिसीजन। किया छोड़ के कुछ और ले लेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि ऑटो कंपनीज़ ये शरारत नहीं करेंगी। नहीं करेंगे। एक आखिरी सवाल सर मैं आपसे ले लेता हूँ। क्या जो है शरद कोहली इकोनॉमिस्ट समझते हैं कि सच में आम जनता के लिए दिवाली का बहुत बड़ा तोहफ़ा है, सरकार की तरफ से? बिल्कुल, देखिए मैं एक इकोनॉमिस्ट होने के नाते मैं तो मेरे लिए सीधा देखिए, एक पुराना गाना है आशीष, सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई तो मैं क्या करूँ? बहुत पुराना गाना है, मुझे उसकी लाइन कैची। तो इसका मतलब ये होता है कि भई घटाया तो घटाया, आप जीडीपी इतना होगा, टैक्स कलेक्शन इतना होगा। जी। एज़ ए एज़ अ फैमिली मेरी अर्थव्यवस्था मैं देखना चाहता हूँ। जी, मुझे कितना बिल्कुल, फ़ायदा होगा? बिल्कुल। आपकी जीडीपी इतनी पहुँच गई, इतनी ग्रोथ रेट पहुँच गई। अरे भाई, मुझे फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, मैं तो इसमें इंटरेस्टेड हूँ। बिल्कुल। तो जैसा मैंने आपको शुरू में समझाया था, अगर आप सामान खरीदते हैं, आपको करीब-करीब 10% आपकी ग्रोसरीज़ पे बचेगा। कार लेते हैं, उस पे 10% बचेगा। एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, टेलीविज़न कुछ भी लेते हैं, उस पे 10% बचेगा। और भी जितना आप सामान कपड़ा खरीदते हैं महँगा, पहले ₹1000 के कपड़े तक था, उसके बाद 12 था, अब ₹2500 के कपड़े तक आप ले सकते हैं। आप अब जब भी बाज़ार जाएँगे, जी। कुछ न कुछ बचा के लाएँगे, और अगर आपकी सच में बचत हो, तो आशीष और मुझे एक-एक लड्डू बेशक दे दीजिएगा, बिल्कुल। हम खुश हो जाएँगे। या फिर आप इससे कुछ और सामान खरीदिएगा और बेहतर सामान खरीदिएगा, या फिर एक नई एसआईपी शुरू कर दीजिए। मैं एक इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट भी हूँ, बचत शुरू कर दीजिए, आगे बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए। तो उस बचत को अलग से नोट ज़रूर करिएगा, और मुझे लगता है हमें ये भी कह देना चाहिए कि कमेंट्स में लिख के बताइएगा कि आपको कितने पैसे बचने शुरू हुए या नहीं बचने शुरू हुए। सर आपने एंडिंग ऑलरेडी कर दी है और जाते-जाते मैं बस जनता को ये कहना चाहता हूँ कि दिवाली तोहफ़ा हो चाहे ना हो, लेकिन आपकी जेब से सीधा कनेक्ट करता है। 22 तारीख के बाद जितना आप एक्साइटेड हैं, उतना ही आप सर एक्साइटेड होंगे, हम सब बहुत। एक्साइटेड होंगे कि क्या होने वाला है। इसी के साथ आज का एपिसोड एंड करते हैं दोस्तों। फिर मिलेंगे सर के साथ, शरद कोहली जी के साथ जो कि इकोनॉमिस्ट हैं और थोड़ी डिटेल में बात करेंगे 22 तारीख के बाद अब क्या चल रहा है मार्केट का हाल। तब तक के लिए नमस्कार।